डील कबूल है या नहीं, सवाल सिर्फ इतना सा था और शहरयार खान के लहजे की बर्फ़ जैसी ठंडक दुबई के इस पुरतइश पेंट हाउस के माहौल में बैठे हर शख्स की रीढ़ की हड्डी में उतर गई थी। इसकी सियाह आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शिकार को दबोचने से पहले शेर की आंखों में उभरती है। शीशे की बड़ी मेज़ के दूसरी तरफ बैठे यूरोपीय सरमायाकारों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इनमें से एक ने हिम्मत करके कहा था कि ये शराइत नाइंसाफ़ी हैं, जिसके जवाब में शहरयार ने एक फ़ाइल मेज़ पर फेंकी थी और इसके होठों पर एक सर्द मुस्कुराहट रेंग गई थी। ये आपकी कंपनी के वो खुफिया कर्ज़े हैं जो अगर कल सुबह मार्केट में आ गए तो आप लोग सड़क पर होंगे। अब फ़ैसला आपका है। या तो मेरी शराइत पर यह सल्तनत मेरे हवाले कर दें या फिर अपनी बर्बादी का तमाशा खुद देखें। इसके लहजे में कोई लचक नहीं थी, कोई रहम नहीं था। वो शहरयार खान था, बहराम खान का इकलौता बेटा, जिसने अपनी बाप की बनाई हुई कारोबारी सल्तनत को चंद ही सालों में दुनिया के नक्शे पर एक नाकाबिले तस्खीर किला बना दिया था। इसकी उम्र 32 साल थी, लेकिन इसका दिमाग शतरंज के किसी शातिर खिलाड़ी की तरह हर चाल पहले से सोच लेता था। इसके लिए कारोबार सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा नशा था, ताकत का नशा, हर चीज़ को फ़तह करने का जुनून, जिस पर दूसरे हाथ डालने से भी डरते थे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कांपते हाथों से मुआहदे पर दस्तखत हो गए थे। शहरयार खान एक और जंग जीत चुका था। अपने प्राइवेट जेट में वापस बैठते हुए इसने खिड़की से बाहर चमकते दमकते दुबई को देखा, लेकिन इसकी आंखों में अगला हदफ था, एक ऐसा हदफ जो पैसे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए था। इसने अपने असिस्टेंट को कॉल की। आवाज़ में वही बेतासुर हुक्म था, कराची में सब तैयार है। जी सर। दी पैराडाइज क्लब की ख़रीदारी के तमाम कागजात मुकम्मल हैं। आपके दस्तखत होते ही वो आपकी मिल्कियत हो जाएगा। शहरयार के लबों पर वही फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। दी पैराडाइज, सिकंदर भाई की जन्नत, शहर के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, जिसके नाम से पूरा शहर कांपता था, आज इसकी जन्नत पर शहरयार खान कदम रखने वाला था। दी पैराडाइज क्लब के अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तेज़ मौसीकी, महंगी शराब की बू और हर तरफ ताकत का राज था। क्लब के सबसे ख़ास और ऊंचे हिस्से में बने अपने दफ्तर में सिकंदर भाई एक बादशाह की तरह बैठा था। इसकी उम्र 50 के लगभग थी, लेकिन इसकी आंखों में आज भी एक ऐसी वहशत थी जो किसी को भी खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थी। इसका एक कारिंदा भागता हुआ अंदर आया। इसकी सांसें फूली हुई थी। भाई, गज़ब हो गया, किसी ने क्लब की ज़मीन ख़रीद ली है। सिकंदर के हाथ में मौजूद शीशे का गिलास एक लम्हे के लिए रुक गया। इसने अपनी खूनख्वार नज़रें इस आदमी पर गाड़ दीं। किसकी इतनी हिम्मत हुई? इसने सिर्फ इतना पूछा, लेकिन इसकी आवाज़ में छुपा तूफ़ान पूरे कमरे में महसूस किया जा सकता था। इस आदमी ने कांपती आवाज़ में नाम लिया, शहरयार खान। नाम सुनते ही सिकंदर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। इसने हाथ में पकड़ा गिलास दीवार पर दे मारा, जिससे वो किरची किरची हो गया। शहरयार खान, बहराम खान का बेटा, इस लौंडे ने सिकंदर की जीत पर हाथ डाला है, सिकंदर की जन्नत पर हाथ डाला है। इसने अपनी मौत को खुद दावत दी है। इसकी आवाज़ पूरे क्लब के शोर में भी गूंज रही थी। इसने अपने सबसे ख़ास आदमी को बुलाया। शहरयार खान को पैगाम भेजो कि अगर अपनी जान प्यारी है तो कल शाम मुझसे शहर के बाहर वाले गोदाम में आकर मिले। उसे बताओ कि सिकंदर भाई इससे बात करना चाहता है। इसके लहजे में छुपी धमकी वाज़ेह थी। ये मुलाकात नहीं बल्कि एक वार्निंग थी। अगली शाम शहर से दूर इस वीरान गोदाम में धूल और जंग की बू फैली हुई थी। सिकंदर भाई अपने दर्जनों मुसल्लह आदमियों के साथ शहरयार का इंतज़ार कर रहा था। माहौल में एक अजीब सी दहशत थी। ठीक वक्त पर एक सियाह चमकती हुई मर्सिडीज़ गोदाम के बाहर रुकी और इसमें से शहरयार खान उतरा, बिल्कुल अकेला। इसने एक महंगा 3 पीस सूट पहना हुआ था और इसके चेहरे पर खौफ का शायबा तक नहीं था, जैसे वो किसी कारोबारी मीटिंग में आया हो। वो पुरएतमाद कदमों से चलता हुआ सिकंदर के सामने आकर खड़ा हो गया। सिकंदर ने उसे सर से पाँव तक देखा और फिर एक हकारत भरा केके लगाया, तो तुम हो शहरयार खान, बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुमने किसके दुम पर पाँव रखा है। शहरयार के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसने अपनी जेब से सिगार निकाला और उसे सुलगाते हुए बोला, मेरा नाम शहरयार खान है और मैं अपने दम पर खड़ा हूँ
और जहाँ तक पाँव रखने की बात है, मैं जहाँ पाँव रखता हूँ वो जगह मेरी हो जाती है। सिकंदर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बच्चे, ये कोई बिज़नेस डील नहीं है जहाँ तुम अपने बाप के पैसे से कुछ भी ख़रीद लो। ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरे कानून चलते हैं। ये ज़मीन छोड़ दो, मुँह मांगी कीमत ले लो और अपनी जान बख्शवा लो। शहरयार ने सिगार का एक गहरा कश लिया और धुआं हुआ हवा में छोड़ते हुए सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर बोला, ज़मीन और क्लब अब मेरी मलकियत हैं, और रही बात खेल की तो मैं ही खेल बनाता हूँ और मैं ही असूल। अब तुम सोचो कि तुम्हें मेरे असूलों पर चलना है या फिर इसने एक लम्हे का वक्फ़ा लिया, या फिर इस खेल से ही बाहर होना है। ये खुली धमकी थी, एक ऐसी धमकी जो सिकंदर भाई को आज तक किसी ने देने की हिम्मत नहीं की थी। सिकंदर के आदमी बंदूकें तान चुके थे, लेकिन सिकंदर ने हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया। वो शहरयार के बिल्कुल करीब आया और उसकी आंखों में झांक कर फनकारा, तूने अपनी मौत साइन की है शहरयार खान। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। शहरयार के चेहरे पर कोई तासुर नहीं बदला। इसने बस अपना कंधा उचकाया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ये कहकर वो सुकून से मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। जैसे इसके पीछे खड़ा शख्स शहर का सबसे बड़ा डॉन नहीं बल्कि कोई आम सा दुकानदार हो। इसका ये बेखौफ अंदाज सिकंदर की हना पर सबसे बड़ा वार था। जब इसकी गाड़ी तेज़ रफ्तारी से धूल उड़ाती हुई अंधेरे में गुम हो गई, एक लम्हे के लिए वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया कि सिकंदर भाई के ख़ास आदमी जावेद को भी अपने हलक में थूक निगलना पड़ा। सिकंदर का चेहरा बेइज्जती की आग में जल रहा था। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और मिट्टियाँ इस कदर भींची हुई थी कि इसकी पोरें सफ़ेद पड़ रही थी। इसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर जब आंखें खोली तो वो एक पुरसुकून तूफ़ान था। इसने अपने पास पड़ी लोहे की कुर्सी को उठाकर पूरी ताकत से सामने दीवार पर दे मारा, जिससे पूरा गोदाम लरज़ उठा। इस लौंडे की इतनी हिम्मत, इससे मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धमकी दी है, इससे सिकंदर भाई को चैलेंज किया है। इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। वो गुस्से से दहाड़ा। जावेद ने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहा, भाई, गुस्से से काम बिगड़ जाएगा। वो बहराम का बेटा है, उसे सीधा मारना खुदकुशी के बराबर है। बहराम खान आसमान सर पर उठा लेगा और हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। सिकंदर ने इसकी गर्दन दबोच ली। इसकी आंखों में वहशत थी। तो क्या मैं डर जाऊं इससे? तो क्या मैं अपनी जन्नत इस एक लौंडे के हवाले कर दूं जिसके मुंह से अभी दूध की बू नहीं गई? जावेद ने बामुश्किल अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, नहीं भाई, मारेंगे, लेकिन ऐसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका बाप नहीं, इसका अपना गुरूर है, इसकी अना है। वो ख़ुद को नाकाबिले तस्खीर समझता है। हम इसी अना को इसका फंदा बनाएंगे। सिकंदर की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। कैसे? जावेद के होठों पर एक मक्कार मुस्कुराहट रेंग गई। उसे एक ऐसी डील का लालच देंगे जो वो ठुकरा ना सके। एक ऐसी डील जहां उसे लगे कि वो सिकंदर भाई को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शिकस्त दे रहा है। और इस डील के लिए उसे खुद चलकर हमारी कछार में आना होगा। सिकंदर ने एक वहशी केके लगाया, तो ठीक है, बिछाओ जाल। ऐसा जाल कि शेर खुद आकर इसमें फंस जाए, और फिर मैं इसकी खाल उतारूंगा, उसे ऐसी मौत दूंगा कि इसकी रूह भी कांप उठेगी। अगले 2 दिन शहर में एक अजीब सी खामोशी रही। शहरयार खान अपने दफ्तर में बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा था। वो जानता था कि सिकंदर भाई खामोश बैठने वालों में से नहीं है, लेकिन वो इसके अगले कदम के लिए तैयार था। तभी इसका वो खुफिया फ़ोन बजा जो वो सिर्फ़ अपनी ख़ास और गैरकानूनी डील्स के लिए इस्तेमाल करता था। दूसरी तरफ एक अनजानी आवाज़ थी। शहरयार खान आवाज़ में एक ख़ास खनक थी। जी, मैं ही बोल रहा हूँ। आप कौन? दूसरी तरफ से जवाब आया। नाम में क्या रखा है? काम की बात करते हैं। अफ़गान बॉर्डर से हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप आ रही है। माल इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन पार्टी चाहती है कि डील बराह रास्त तुमसे हो, कोई बीच का आदमी ना हो। कीमत तुम जो बोलोगे मिल जाएगी। शहरयार के कान खड़े हो गए। ये इसकी तवक्को से बहुत बड़ा सौदा था। कब और कहाँ? इसने मुख्तसर पूछा। कल रात, शहर के बाहर पुरानी सीमेंट फैक्ट्री के खंडरात में। और याद रहे, शर्त वही है,
तुम्हें अकेले आना होगा। अगर तुम्हारे साथ कोई भी हुआ तो डील कैंसिल और पार्टी तुम्हें दुश्मन समझेगी। शहरयार के जहन में एक लम्हे के लिए सिकंदर का ख्याल आया, क्या ये जाल हो सकता है? लेकिन फिर इसके गुरूर ने उसे झटक दिया। सिकंदर इतना ज़हीन नहीं, वो सीधा वार करेगा। ये ज़रूर कोई और है जो मेरी ताकत को जांचना चाहता है और इतनी बड़ी डील वो अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। ठीक है, मैं आऊँगा अकेला। इससे फ़ोन बंद कर दिया। इससे अपने सिक्योरिटी चीफ को बुलाया। कल रात मैं अकेला बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग मुझसे 2 किलोमीटर दूर रहोगे और मेरे इशारे का इंतज़ार करोगे। सिक्योरिटी चीफ ने परेशानी से कहा, सर ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, आप अकेले नहीं जा सकते। शहरयार ने उसे अपनी सर्द आँखों से घूरा। मुझे मत सिखाओ कि क्या ख़तरनाक है और क्या नहीं। जैसा कहा है वैसा करो। मैं शहरयार ख़ान हूँ। मौत भी मुझसे टकराने से पहले 100 बार सोचती है। इसका यही गुरूर इसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। अगली रात पुरानी सीमेंट फैक्ट्री के खंडरात में एक भयानक खामोशी तारी थी। चांदनी रात में ये जगह किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही थी। शहरयार अपनी गाड़ी से उतरा। इसका हाथ इसकी जैकेट के अंदर छुपी पिस्तौल पर था। उसे माहौल में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हवा बहुत ज़्यादा खामोश थी। जैसे ही वो फैक्ट्री के मरकज़ी हॉल में दाखिल हुआ, हर तरफ से तेज़ रोशनियाँ जल उठी। इसकी आंखें चंधिया गईं और फिर ऊपर छत पर बने एक टूटे हुए रास्ते से सिकंदर भाई के कहके की आवाज़ गूंजी। इसने तालियां बजाते हुए कहा, कैसा लगा मेरा जाल शहरयार ख़ान? मैंने कहा था ना, ये मेरी दुनिया है और यहाँ मेरे कानून चलते हैं। शहरयार समझ गया कि वो फंस चुका है, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ की बजाय शदीद गुस्सा था। बुज़दिलों की तरह पीछे से वार करते हुए सिकंदर हिम्मत थी तो सामने से आते। सिकंदर ने ऊपर से ही चीख कर कहा, शेर जब शिकार करता है तो वह बहादुरी नहीं देखता, सिर्फ शिकार देखता है। और आज तुम मेरा शिकार हो। इसके इशारे पर दर्जनों मुसल्लह आदमी हर तरफ से शहरयार पर टूट पड़े। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें एक तरफ दर्जनों थे और दूसरी तरफ सिर्फ एक, लेकिन वो एक शहरयार ख़ान था। इसने पलक झपकते में अपने करीब आने वाले 2 आदमियों पर फायर किया, फिर एक लोहे के बैरल को ढाल बना लिया। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, इसे दुनिया की बेहतरीन मार्शल आर्ट्स की तरबियत ले रखी थी। एक आदमी ने इस पर चाकू से वार किया। शहरयार ने इसका हाथ पकड़कर मोड़ा। चाकू इसी के हाथ से छीनकर इसकी टांग में घुप गया और उसे बाकी आदमियों की तरफ धकेल दिया। वो लड़ नहीं रहा था, वो रक्स कर रहा था, मौत का रक्स। वो किसी चीते की तरह फुर्तीला था, एक को गिराता तो दूसरे की तरफ लपकता। सिकंदर ऊपर से ये सब देखकर हैरान भी था और गुस्से में पागल भी हो रहा था। मारो उसे, जिंदा चाहिए मुझे ये, इसकी हड्डियां मैं खुद तोड़ना चाहता हूँ। शहरयार लड़ते लड़ते थक रहा था। इसके जिस्म पर भी कई ज़ख़म आ चुके थे, लेकिन इसका जुनून कम नहीं हो रहा था। इसने एक आदमी को उठाकर दूसरे पर दे मारा, लेकिन वो ये नहीं देख सका कि तीसरा आदमी एक लोहे का भारी पाइप लिए इसके पीछे खड़ा है। इससे पहले कि शहरयार संभल पाता, वो भारी पाइप पूरी कुव्वत से इसकी कमर पर पड़ा। इसके मुंह से एक कराह निकली, लेकिन वो गिरा नहीं। वो मुड़ा और इस आदमी के मुंह पर एक ज़ोरदार घूंसा मारा, लेकिन तब ही एक और वार इसके सर पर पीछे से हुआ। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दुनिया घूमने लगी और वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। सिकंदर भाई फातिहाना अंदाज में तालियां बजाता हुआ नीचे आया। इसने शहरयार के बालों से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर उठाया, जो खून में लथपथ था। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी जन्नत पर कब्ज़ा करने का? अब मैं तुम्हें जहन्नम दिखाऊंगा, ऐसी जहन्नम कि तुम रोज़ मौत की भीख मांगोगे। शहरयार ने खून थूकते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहा, तू मुझे मार देगा, लेकिन मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। सिकंदर ने एक वहशी के लगाया, तेरा बाप? अब तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा सकता। उसे उठा लो और ले चलो मेरी कैद में। आज रात इसकी चीखें इस शहर को सुनाई देंगी। अगली सुबह बहराम खान के आलीशान घर में क़यामत बरपा थी। शहरयार ख़ान घर नहीं पहुंचा था, इसका फ़ोन बंद था और इसकी सिक्योरिटी टीम का भी कुछ पता नहीं था। बहराम खान, जिसके नाम से पूरा मुल्क कांपता था, आज एक बेबस बाप की तरह अपने वसी लाउंज में शेर की तरह चक्कर लगा रहा था। इसकी आंखें गुस्से और खौफ से सुर्ख थी। इसने फ़ोन उठाया और आईजी पुलिस को मिलाया। मुश्ताक, मेरा बेटा लापता है, मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन अगर 1 घंटे में मुझे इसका पता न चला तो मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूँगा। इसने फ़ोन काटा और वज़ीर दाखिला को मिलाया। अगर मेरे बेटे को एक खराश भी आई तो मैं तुम्हारी हुकूमत को सड़क पर ले आऊँगा।
स्टॉक मार्केट क्रैश कर दूंगा। तुम लोग जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। पूरे मुल्क की मशीनरी हरकत में आ चुकी थी। हर तरफ शहरयार खान की तलाश शुरू हो गई थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। घंटे गुजरते जा रहे थे और बहराम खान का सब्र जवाब देता जा रहा था। इसने आखिरी बार फ़ोन उठाया। एक ऐसा नंबर मिलाया जिससे वो सिर्फ इंतहाई मजबूरी में रब्ता करता था। इसकी आवाज़ में अब गुस्से के साथ एक इल्तिजा भी थी। कर्नल शमशाद, मुझे किसी भी हाल में मेरा बेटा चाहिए, ज़िंदा सही सलामत जैसे भी हो। बहराम खान की आवाज़ फ़ोन पर किसी ज़ख्मी शेर की दाड़ की तरह गूंजी थी। लाइन की दूसरी तरफ ISI के खुफिया हेडक्वार्टर के अपने सर्द दफ्तर में कर्नल शमशाद अहमद बिल्कुल साकित खड़े थे। इनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा, लेकिन इनकी आंखें बर्फ़ की तरह सर्द हो चुकी थी। बहराम साहब, आप जानते हैं कि हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। हमारा काम लाशें उठाना नहीं, ज़िंदगियां बचाना है। बहराम खान का लहजा अब गुस्से से पट पड़ा था। कानून? मेरा बेटा लापता है और तुम मुझे कानून सिखा रहे हो? शमशाद, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं देता, मैं इस मुल्क को चलाता हूँ। शर्तें मत रखो। अगर शहरयार को एक खराश भी आई तो मैं इस शहर के कानून और इसके रखवालों दोनों को जलाकर राख कर दूँगा। फ़ोन एक झटके से बंद हो गया था। कर्नल शमशाद ने फ़ोन रिसीवर वापस रखा। इनके चेहरे पर गुस्से की बजाय एक गहरी संजीदगी थी। वो बहराम खान की ताकत और इसकी धमकियों के खोखलेपन दोनों से वाकिफ़ थे। ये मामला अब सिर्फ एक अगवा का नहीं रहा था, ये कौमी सलामती का मसला बन चुका था। उन्होंने फ़ोन उठाया और सिर्फ एक हुक्म दिया, तमाम स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट को 15 मिनट में ब्रीफिंग रूम में तलब किया जाए। 15 मिनट बाद मुल्क के ज़हीन तरीन और काबिल तरीन अफसरान इस खुफिया मीटिंग रूम में मौजूद थे। नक्शों और कंप्यूटर स्क्रीनों पर हर तरफ शहरयार खान की तस्वीर और इससे मुतालिक मालूमात थी। कर्नल शमशाद ने मीटिंग का आगाज़ किया। इनकी आवाज़ में वही फ़ौजी रौब था। आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है। मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून शहरयार खान अगवा हो चुका है। वज़ीर आज़म से लेकर आर्मी चीफ तक सबका दबाव है, लेकिन हमारा असल मसला बहराम खान है। वो पागल हो चुका है और शहर को यरगमाल बनाने की धमकी दे रहा है। एक अफसर ने कहा, सर, हमारा पहला शक सिकंदर भाई पर है। शहरयार खान ने हाल ही में इसका क्लब दी पैराडाइज़ ख़रीदा था और दोनों के दरमियान मुलाकात की भी इत्तलात हैं। कर्नल शमशाद ने सर हिलाया। बिल्कुल, और अगर सिकंदर ने उसे उठाया है तो वो उसे किसी आम जगह पर नहीं रखेगा। इसका वो खुफिया कैद खाना जो आज तक कोई तलाश नहीं कर सका, वहीं होगा। मेजर रिजवान ने नक्शे की तरफ इशारा किया। सर, इस कैद खाने के बारे में सिर्फ अफवाहें हैं। कहा जाता है वो शहर के नीचे पुराने बंकरों में है, एक ऐसी भूल भुलैया जहाँ से कोई वापस नहीं आया। वो एक ज़मीन दोज़ किला है। कर्नल शमशाद ने मेज़ पर हाथ मारा। मुझे अफवाहें नहीं, हल चाहिए। क्या हम बराह रास्त हमला कर सकते हैं? मेजर रिजवान ने नफ़ी में सर हिलाया। सर, यह खुदकुशी होगी। वहाँ परिंदे के भी पर जल जाते हैं। अगर हमने हमला किया तो सिकंदर सबसे पहले शहरयार खान के ही मार देगा। हम उसे ज़िंदा वापस नहीं ला सकते। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। कर्नल शमशाद कुछ देर टहलते रहे, फिर उन्होंने नज़रें उठाईं। इनकी आंखों में एक ख़तरनाक चमक थी। अगर हम बाहर से अंदर नहीं जा सकते तो हमें अंदर से ही कोई रास्ता निकालना होगा। मेजर रिजवान ने उलझन से पूछा, अंदर से? सर, वहाँ हमारा कोई आदमी नहीं और सिकंदर के हसार को तोड़ना नामुमकिन है। कर्नल शमशाद का लहजा बर्फ़ की तरह सर्द था। तो हम अपना आदमी भेजेंगे। सिकंदर की एक कमज़ोरी है, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी, खूबसूरत और लाचार लड़कियां जिन्हें वो अपने क्लब के लिए उठवाता है और फिर इन्हें तरबियत के लिए अपने कैद खाने में रखता है। मेजर रिजवान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हम किसी को चारा बनाकर भेजें? एक खातून ऑफिसर को मौत के इस कुएं में कर्नल शमशाद ने उसे घूर कर देखा। यही वाहिद रास्ता है। हमें कोई ऐसा चाहिए जो एक मासूम सहमी हुई लड़की का रूप धार सके, लेकिन अंदर से वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत और फ़ौज से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो। मेजर रिजवान ने कहा, सर, ऐसा कौन है? ये नामुमकिन है। कर्नल शमशाद ने इंटरकॉम का बटन दबाया। मेजर महानूर शमशाद को फ़ौरन मेरे कमरे में भेजें, दफ्तर में भेजें। मेजर रिजवान की आंखें हैरत से फैल गई। सर, आप अपनी बेटी को? कर्नल शमशाद ने इसकी बात काट दी। मेजर रिजवान, वो पहले इस मुल्क की बेटी है और इस यूनिट की सबसे
काबिल ऑफिसर। फिर मेरी चंद ही मिनटों में मेजर मानूर अपने वालिद और अपने कमांडिंग ऑफिसर के दफ्तर में इनके सामने खड़ी थी, मुकम्मल फ़ौजी अंदाज में सैल्यूट करते हुए। इसकी उम्र 26 साल थी, लेकिन इसकी आंखों में ऐसी संजीदगी और ठहराव था जो बड़ी उम्र के फ़ौजियों में भी कम मिलता था। इसकी खूबसूरती इसकी वर्दी के रौब तले दबी हुई थी। जी सर, आपने याद किया। कर्नल शमशाद ने उसे बैठने का इशारा नहीं किया, ना ही इसके लहजे में बाप की नरमी थी। मेजर, हमारे पास एक मिशन है, शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक मिशन। यह ऑफिशियल नहीं है बल्कि ब्लैक ऑप्स है, गलती की गुंजाइश सिफर है। उन्होंने पूरा मंसूबा मानूर के सामने रख दिया। शहरयार खान का अगवा, सिकंदर का कैदखाना और एक मजलूम लड़की बनकर अंदर जाने का मंसूबा। मानूर का चेहरा किसी भी तासुर से आरी रहा। इसने पूरी ब्रीफिंग सुकून से सुनी। कर्नल शमशाद ने आखिर में पूछा, तुम्हें एक बेबस लड़की बनकर सिकंदर के कैदखाने में दाखिल होना है, शहरयार खान को ढूंढना है और उसे ज़िंदा बाहर निकालना है। क्या तुम ये कर सकती हो? मानूर की आवाज़ में ज़रा भी लर्जिश नहीं थी। इसकी नज़रें सीधी अपने वालिद की आंखों में थी। सर, मेरी तरबियत इसी दिन के लिए हुई है। मैं सिर्फ उसे ढूंढूंगी नहीं, मैं उसे वापस लाऊंगी, ये मेरा वादा है। कर्नल शमशाद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए फ़ख्र की झलक आई, लेकिन फ़ौरन गायब हो गई। उसे अंदाज़ा नहीं होगा कि तुम कौन हो शहरयार खान। वो एक बहुत मगरूर और ज़िद्दी इंसान है, उसे संभालना भी तुम्हारे मिशन का हिस्सा होगा। मानूर के होठों के कोने पर एक हल्की सी, तकरीबन नादीदा मुस्कुराहट उभरी। सर, मैं मगरूर मर्दों से निपटना जानती हूँ, आप फिक्र ना करें। मिशन कब शुरू करना है? कर्नल शमशाद ने कहा, अभी और इसी वक्त। इसी रात शहर के गरीब और बदनाम इलाके की एक अंधेरी गली के मोड़ पर एक पुरानी गाड़ी रुकी। इसमें से मेजर मानूर शमशाद नहीं बल्कि एक आम सी सहमी हुई और खौफजदा लड़की उतरी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में वहशत थी। वो एक फुटपाथ पर बैठकर खौफ से कांपने की अदाकारी करने लगी। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक काली वैन इसके पास आकर रुकी। इसमें से सिकंदर के 2 गुंडे निकले। एक ने सीटी बजाई, ओए देख जावेद, क्या ताज़ा माल है, लगता है कहीं से भाग कर आई है। दूसरा हंसा, भाई खुश हो जाएंगे, उठा ले उसे। मानूर ने चीखना शुरू कर दिया, नहीं, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। इन आदमियों ने एक केके लगाया और उसे ज़बरदस्ती उठाकर वैन में फेंक दिया। वैन के दरवाजे एक धमाके से बंद हुए और अंधेरे ने मानूर को अपनी लपेट में ले लिया था। गाड़ी एक झटके से चली और फिर तेज़ रफ्तारी से नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। आगे बैठे दोनों गुंडे केके लगा रहे थे। एक ने कहा, आज तो भाई वाकई खुश हो जाएंगे, क्या कबूतर हाथ लगा है, बिल्कुल ताज़ा और मासूम। दूसरा हंसा, हाँ, और डरी हुई कितनी है, देख रहा था कैसे काँप रही थी। इन जैसी लड़कियों को ही ट्रेन करने में मज़ा आता है। चंद दिनों में सारी अकड़ निकल जाएगी और क्लब की रौनक बन जाएगी। इनकी गलीज़ हंसी वैन में गूंज रही थी, लेकिन पिछली सीट पर अंधेरे में मानूर का चेहरा बिल्कुल सुकून और सर्द था। इसने रोना धोना बंद कर दिया था। इसकी आंखें बंद थीं, लेकिन इसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। वह हर मोड़ पर, हर ब्रेक और हर सड़क के घड़े को गिन रही थी, अपने जहन में रास्ते का नक्शा बना रही थी। उसे अपनी तरबियत याद थी। कर्नल शमशाद के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे, एक स्पेशल एजेंट की सबसे बड़ी ताकत इसकी आंखें नहीं, इसका दिमाग होता है। अंधेरे में भी देखना सीखो। तकरीबन 45 मिनट के सफ़र के बाद वैन रुकी। एक भारी लोहे का गेट खुलने की आवाज़ आई। वैन दोबारा चली और फिर एक ज़ेरे ज़मीन रास्ते पर उतरने लगी। हवा में नमी की बू बढ़ गई थी। आखिरकार वैन रुकी, दरवाज़ा खुला और एक गुंडे ने इसका बाजू पकड़कर उसे बाहर खींचा। चल उतर, तेरा नया घर आ गया। मानूर ने एक बार फिर खौफज़दा होने की अदाकारी शुरू कर दी। इसकी आंखों में वहशत थी। नहीं, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों लाए हो यहाँ? वो उसे घसीटते हुए एक राहदारी में ले गए जो किसी पुराने बंकर की तरह लग रही थी। दीवारों से पानी रस रहा था और हर तरफ एक अजीब सी वहशत थी। वो उसे एक बड़े लोहे के दरवाजे के सामने ले आए
जहाँ 2 मुस्लिम गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और महानूर को अंदर धकेल दिया। ये सिकंदर भाई का दफ्तर था जो इस कैद खाने के दिल में बना हुआ था। कमरे के महंगे फर्नीचर और बदबू का अजीब इम्तिजाज था। सिकंदर भाई एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। इसकी नज़रें सामने लगी एक स्क्रीन पर थी जिसमें कैद खाने के मुख्तलिफ हिस्सों की लाइव फुटेज चल रही थी। भाई ये देखो क्या माल लाए हैं, रास्ते से मिली, बिल्कुल अकेली थी। सिकंदर ने सिगार का एक गहरा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए महानूर को सर से पाँव तक देखा। इसकी नज़रें किसी गुप्त की तरह थी जो अपने शिकार को नोच रही हों। महानूर ज़मीन पर बैठी काँप रही थी, इसके आंसू बह रहे थे। मुझे जाने दो प्लीज़, मेरे घर वाले परेशान होंगे। सिकंदर अपनी कुर्सी से उठा, इसके चेहरे पर एक वहशी मुस्कुराहट थी। वो महानूर के पास आया और उसकी थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। महानूर ने अपने अंदर के गुस्से को छुपाए रखा। इसकी आंखों में सिर्फ खौफ और इल्तिजा थी। सिकंदर हंसा, बहुत खूबसूरत हो, बहुत मासूम, लेकिन इस कैद खाने में मासूमियत सबसे पहले मरती है। तुम्हारे घर वाले, अब से यही तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम यहाँ पर रहोगी, सीखोगी और फिर मेरे क्लब के लिए काम करोगी, समझी? महानूर ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं मर जाऊँगी, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। सिकंदर ने एक ज़ोरदार कहके लगाया। मर जाओगी? यहाँ मरना भी इतना आसान नहीं है। जावेद, उसे सील नंबर 12 में ले जाओ, ये इस सेल के बिल्कुल सामने है। उसे दिखाओ कि नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। उसे हमारे ख़ास मेहमान का हाल दिखाओ, शायद उसे कुछ अकल आ जाए। जावेद ने महानूर को बाजू से पकड़ा। चल उठ। सिकंदर ने वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इस पर नज़र रखना, ये हीरा है, उसे टूटना नहीं चाहिए, सिर्फ झुकना चाहिए। जावेद उसे घसीटता हुआ दफ्तर से बाहर ले आया और एक दूसरी राहदारी में मुड़ गया जो और भी ज़्यादा तारीक और खौफनाक थी। यहाँ सेलों की कतारें थी जिनसे कराहने और सिसकने की आवाज़ें आ रही थी। ये जगह वाकई जहन्नम का मंजर पेश कर रही थी। आखिरकार वो सेल नंबर 12 के सामने रुके। जावेद ने एक बड़ा सा ताला खोला और महानूर को धक्का देकर अंदर फेंक दिया। पड़ी रह यहाँ और सोच ले, या तो भाई की बात मान ले या फिर इस सामने वाले की तरह सड़ने के लिए तैयार हो जा। लोहे का दरवाज़ा एक खौफनाक आवाज़ के साथ बंद हो गया और ताला लगने की आवाज़ आई। महानूर सेल के ठंडे गीले फर्श पर गिरी। इसने चंद लम्हे खुद को संभाला। इसकी फौजी तबीयत उसे बता रही थी कि घबराना नहीं है, सूरत हाल का जायज़ा लो। सेल में खूब अंधेरा था, सिर्फ राहदारी में जलने वाले एक मध्यम बल्ब की रोशनी सलाखों से छनकर अंदर आ रही थी। इसने रोना बंद कर दिया। इसका चेहरा एक बार फिर सपाट और उसकी आंखें चौकस हो गई थी। इसने सेल का जायज़ा लेना शुरू किया। एक छोटा सा पत्थर का कमरा था जिसमें एक पुरानी दरी के अलावा कुछ नहीं था। फिर इसकी नज़र सामने वाले सेल पर पड़ी जिसका जिक्र जावेद ने किया था, ख़ास मेहमान। अंधेरी की वजह से कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसे एक साया सा नज़र आया जो दीवार से टेक लगाए बैठा था। महानूर अपनी आँखों से पर जोर डालकर देखने की कोशिश करने लगी। वो साया हिला और फिर इसने अपना चेहरा मध्यम रोशनी की तरफ किया। महानूर की सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। अगरचे इसका चेहरा खून और ज़ख्मों से भरा हुआ था, बाल मिट्टी में अटे हुए थे और महंगा लिबास फटकर चिथड़े हो चुका था, लेकिन इन आँखों में वही गुरूर, वही ज़िद और वही आग अब भी बाकी थी। वो शहरयार ख़ान था, उसे मोटी जंजीरों से दीवार के साथ बांधा गया था। शहरयार ने भी अपनी सूजी हुई आँखों से सामने वाले सेल में इस नई कैदी को देखा। एक नाजुक सी खूबसूरत लड़की जिसकी आँखों में ऐसी वहशत थी जिसे इसने अभी अभी मौत को छू कर देखा हो। इसके अपने जिस्म का हर हिस्सा तशद्दुद से टूट रहा था, लेकिन इस लड़की की बेबसी ने इसके गुरूर के नीचे छुपे मुहाफ़िज़ को जगा दिया था। इसने गुस्से से दांत पीसे, इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। ये दरिंदे, इनकी हिम्मत कैसे हुई एक मासूम लड़की पर हाथ डालने की? काश मेरे हाथ खुले होते, काश मैं इस कैद में ना होता तो मैं इन्हें बताता कि एक लड़की पर जुल्म करने का अंजाम क्या होता है। इसकी आंखों में अपने लिए नहीं बल्कि इस अनजान लड़की के लिए एक दर्द था, एक ऐसी बेबसी जो उसे अपनी जंजीरों से ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। वो ख़ुद को इसका मुहाफ़िज़ समझने लगा, ये सोचे बगैर कि वो ख़ुद इस वक्त सबसे बड़ा कैदी था। दूसरी तरफ महानूर की आंखों में एक लम्हे के लिए मिशन का अज़म चमका था, लेकिन इसने फ़ौरन अपनी आंखों में वही वहशत
और खौफ तारी कर लिया। इसने अपने हदफ को देख लिया था, ज़ख्मी कैद लेकिन जिंदा। इसकी हालत देखकर मानूर के दिल में एक अनजाना सा गुस्सा उभरा, लेकिन वो जानती थी कि जज्बात का वक्त नहीं है। मानूर ने एक डरी हुई हिरनी की तरह नज़रें चुरा ली और घुटकर अपने सेल के कोने में बैठ गई। अपने घुटनों में सर छुपाकर सिसकियाँ लेने लगी। इसकी अदाकारी इतनी हकीकी थी कि राहदारी में खड़े गार्ड्स भी हंसने लगे। एक ने कहा, लगता है नई चिड़िया को अपना अंजाम नज़र आ गया है। सामने शहरयार खान को देखकर इसकी रूह ही फना हो गई है। दूसरा हंसा, हाँ चंद दिन रोने दो, जब भूख लगेगी तो खुद ही सब मान जाएगी। वो कह लगाते हुए वहाँ से चले गए। इनके कदमों की आवाज़ दूर होते ही कैद खाने में एक बार फिर वही भयानक खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ दूर से पानी टपकने और कभी कभी किसी कैदी के कराहने की आवाज़ आती थी। शहरयार की नज़रें अब भी इसी लड़की पर जमी थी। वो इसकी सिसकियों को सुन रहा था और इसका खून खोल रहा था। इसने अपनी जंजीरों को झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोहा टस से मस ना हुआ। इसने गुस्से से दीवार पर सर मारा। काफ़ी देर गुजर गई, शायद आधी रात का वक्त होगा। कैद खाने में मुकम्मल सन्नाटा था। मानूर ने सिसकना बंद कर दिया था। इसने धीरे से सर उठाया और अंधेरे में आंखों को सिकोड़कर सामने वाले सेल में देखा। शहरयार अब भी इसी तरह दीवार से टेक लगाए उसे ही देख रहा था। इसकी आंखों में अब भी वही गुस्सा और हमदर्दी थी। मानूर ने चंद लम्हे इंतज़ार किया, इस बात का यकीन किया कि कोई गार्ड करीब नहीं है। फिर इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। इसने अपनी आवाज़ को जितना हो सकता था इतना धीमा किया, लेकिन इतना साफ कि वो सामने वाले सेल तक पहुंच जाए। शहरयार खान इसकी आवाज़ इस खामोशी में एक पत्थर की तरह लगी। शहरयार चौंक गया। उसे लगा जैसे उसे वहम हुआ है। इसने अपनी आंखों पर जोर डाला। क्या ये लड़की इससे बात कर रही थी? मानूर दोबारा बोली। इस बार इसकी आवाज़ में खौफ का शायबा तक न था, बल्कि एक फ़ौजी हुक्म जैसी ठंडक थी। मेरी बात ध्यान से सुनो। शहरयार दंग रह गया। ये वो लड़की नहीं थी जो चंद घंटे पहले काँप रही थी। ये आवाज़ किसी और की थी। ये किस किस्म का खेल हो रहा है? तुम कौन हो? इससे ज़ख्मी गले से बामुश्किल सरगोशी की। मानूर ने सेल की सलाखों के करीब आकर कहा, मेरा नाम मेजर मानूर शमशाद है। मैं स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट से हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ। ये अल्फाज शहरयार के दिमाग पर एक बम की तरह गिरे। उसे एक लम्हे के लिए यकीन नहीं आया। वो हंसना चाहता था। एक लड़की, एक मेजर, वो मुझे बचाएगी? ये सिकंदर का कोई नया खेल है। इसने गुस्से से कहा, ये कैसा मजाक है? सिकंदर ने अब तुम्हें भेजा है मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए। जाकर कह दो इससे शहरयार खान इन छोटी चालों से नहीं टूटेगा। इसके लहजे में वही मगरूर ज़िद थी। मानूर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नागवारी उभरी। इससे अपनी आवाज़ को मज़ीद सर्द और सख्त कर लिया। देखो, मेरे पास तुम्हारे इस गरूर के लिए वक्त नहीं है। मैं अपनी जान ख़तरे में डालकर यहाँ आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि तुम्हारा बाप शहर को जलाने की धमकी दे रहा है। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो इस लड़की पर भरोसा करना सीखो, और अगर मरना है तो शौक़ से अपनी अना को लेकर यहीं सड़ते रहो। ये एक तमाचा था शहरयार की अना पर, इसके गरूर पर। आज तक किसी ने, ख़ास तौर पर किसी औरत ने, इससे इस लहजे में बात नहीं की थी। वो इस लड़की को देखता रह गया जो चंद लम्हे पहले एक मासूम कली थी और अब एक फौलादी तलवार लग रही थी। इसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक ऐसा एतमाद था जो शहरयार ने सिर्फ अपने आप में देखा था। इसकी तकलीफ़, इसका दर्द सब एक तरफ रह गया। वो सिर्फ इस आवाज़, इस लहजे और इस लड़की के सहर में खो गया। ये कौन है? इससे सोचा। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, राहदारी में कदमों की आवाज़ आई। मानूर बिजली की सी तेज़ी से वापस अपने कोने में सिमट गए और इसी तरह काँपने लगी और सिसकने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्ड्स ने टॉर्च की रोशनी दोनों सेलों पर मारी और बड़बड़ाया, सब ठीक है, और आगे बढ़ गया। शहरयार ने इस लड़की को देखा जो अब फिर से एक बेबस लड़की बन चुकी थी, और इसके लबों पर तमाम दर्द के बावजूद एक हल्की सी अनजानी सी मुस्कुराहट रेंग गई। ये खेल अब दिलचस्प हो गया था। शहरयार खान ने अपने ज़ख्मों और दर्द के बावजूद सोचा। इसके होठों पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट रेंग गई थी। इसने अपनी ज़िंदगी में हर किस्म के लोग देखे थे, दोस्त, दुश्मन, वफ़ादार, गद्दार, लेकिन ऐसी औरत नहीं देखी थी। एक ही वजूद में इतने रंग, एक लम्हे में एक बबस
सहमी हुई हिरनी और अगले ही लम्हे एक बेरहम फौलादी आवाज़ वाली मेजर। ये कौन थी? इसका दिमाग एक सवाल पर अटक गया था। वो अपनी कैद, अपनी जंजीरें सब भूलकर सिर्फ इस लड़की के बारे में सोच रहा था जो अब दोबारा कोने में दबकी सिसकियाँ ले रही थी। इसने फैसला कर लिया था, चाहे ये सिकंदर का कोई नया जाल ही क्यों ना हो, वो इस खेल को खेलेगा, क्योंकि इसमें इसकी अना को पहली बार किसी ने बराह रास्त चैलेंज किया था। रात इसी कश्मकश में गुजर गई। सुबह की कोई अलामत तो नहीं थी, लेकिन राहदारी में गार्ड्स के बदलने की आवाज़ों से अंदाज़ा हुआ कि दिन शुरू हो गया है। कुछ देर बाद वही दो गार्ड्स, जावेद और इसका साथी, दोनों सेलों के सामने आकर रुके। जावेद के हाथ में खाने की एक ट्रे थी जिसमें सूखी रोटी और पानी का गिलास था। इससे पहले शहरयार के सेल की तरफ हकारत से देखा। क्यों बेटा, कौन, कैसी गुजरी रात? मज़ा आ रहा है हमारे दरमियान, हमारे मेहमान खाने में? शहरयार ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। इसकी नज़रें बेजान थी, जैसे इसने हार मान ली हो। जावेद हंसा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शहरयार खान, देखते जाओ आगे क्या होता है। फिर वो मानूर के सेल के सामने आया और ट्रे सलाखों से अंदर सरका दी। चल उठ चिड़िया, खान ले, अभी तुझे बहुत काम करना है। भाई ने तुझे याद किया है, तुझे सीखने के लिए बुलाया है। मानूर ने एक वो वहशत ज़दा नज़र इस पर डाली और कोने में मज़ीद सिमट गई। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जावेद ने कहके लगाया। अरे ऐसे कैसे जाने दें, अब तो तुम हमारी मलकियत हो, शराफत से खा लो, वरना। इसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मानूर ने एकदम चीखना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ में हकीकी वहशत थी। नहीं, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ 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 मुझे बचाओ। वो अपने गले को पकड़कर ज़मीन पर तड़पने लगी। शहरयार भी ये देखकर एकदम चौकन्ना हो गया। उसे लगा कि ये लड़की वाकई मर रही है। अरे उसे क्या हुआ? ऐसे बेख्तियार आवाज़ दी। दोनों गार्ड्स घबरा गए। जावेद ने अपने साथी से कहा, मरना नहीं चाहिए ये। भाई ने ख़ास तौर पर कहा था कि ये टूटनी नहीं चाहिए। खोल दरवाज़ा, देख क्या हुआ है उसे। इसके साथी ने जल्दी से जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और सेल का भारी ताला खोल दिया। दोनों घबराहट में अंदर दाखिल हुए। जावेद ने झुककर मानूर को बाजू से पकड़ना चाहा। उठ, क्या ड्रामा कर रही है? इसका इतना कहना था कि मानूर की अदाकारी एक सेकंड में ख़त्म हो गई। वो जो लड़की ज़मीन पर तड़प रही थी, वो बिजली किसी तेज़ी से उठी। इसकी आंखें अब सर्द और बेरहम थी। इसने जावेद के झुके हुए सर को अपने घुटने पर दे मारा और इसी लम्हे दूसरे गार्ड की तरफ घूमी जिससे पिस्तौल निकालने की कोशिश की थी। मानूर ने इसकी कलाई पकड़ी और उसे मोड़ा और एक ही झटके में इसको गर्दन मुखालिफ सिमत में घुमा दी। एक क्रैक की आवाज़ आई और वह बेजान होकर गिर पड़ा। जावेद जो अभी संभलने की कोशिश कर रहा था, इसने यह मंजर देखा तो इसकी चीख निकलने वाली थी, लेकिन मानूर ने इसके मुंह पर हाथ रखा, उसे ज़मीन पर गिराया, इसके सीने पर घुटना रखा और इसकी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया। ये सब 10 सेकंड से भी कम वक्त में हुआ था। शहरयार जो सामने वाले सेल से ये सब देख रहा था, इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। इससे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ये मंज़र इसके वहम और गुमान में भी नहीं था। ये दुबली पतली नाजुक सी लड़की, इसने 2 तरबियत याफ्ता गुंडों को एक झटके में मौत के घाट उतार दिया था। मानूर ने जावेद की तरफ देखा जो अब खौफ से काँप रहा था। इसकी आंखों में इल्तिजा थी। मानूर ने सर्द लहजे में कहा, शोर मचाया तो इससे भी बुरी मौत मरेगा। वो उठी, सेल का दरवाज़ा बंद किया और भागकर शहरयार के सेल के सामने आई। इसके हाथ काँप नहीं रहे थे, इसकी सांस सही फूली थी, जैसे ये सब इसके लिए रोज़ का काम हो। इसे जल्दी से सही चाबी तलाश की और शहरयार के सेल का ताला खोल दिया। शहरयार अभी तक इस सदमे की हालत में था, वो बस उसे देखे जा रहा था। मानूर ने अंदर आकर इसकी दीवार से बंधी जंजीरों के ताले खोले। जैसे ही शहरयार की जंजीरें खुली, इसने अपने बेजान हाथों को हरकत दी और उठकर खड़ा हो गया। वो लड़खड़ाया, लेकिन इसने ख़ुद को संभाल लिया। इसने मानूर को देखा जो अब इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी और इसके मुंह से बेख्तियार निकला, वाह यार, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें कोई नाजुक सी कली समझ रहा था। तुम तो कमाल हो। क्या फ़ाइट थी, इन बेचारों को तो पता भी नहीं चला कि इनके साथ हुआ क्या। तुम तो बड़ी फ़ाइटर निकली। इसकी आंखों में शदीद हैरत के साथ साथ एक अनजानी सी कशिश और तारीफ़ थी, और वो इसकी काबिलियत से बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। मानूर ने इसकी तारीफ़ पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। इसका चेहरा अब भी सपाट और संजीदा था। इससे अपनी सर्ट प्रोफेशनल आवाज़ में उसे टोका, मैं ड्यूटी पर हूँ और मेरे पास इस बेतकल्फ़ी
के लिए वक्त नहीं है, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, चलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई और आ जाए। शहरयार इसके इस एटीट्यूड पर एक लम्हे के लिए दंग रह गया। कल रात वाली मेजर वापस आ चुकी थी। वो हंसा, वाह क्या बात है, एटीट्यूड तो देखो, लेकिन मैं शहरयार खान हूँ। इतनी आसानी से मानूर ने इसकी बात काट दी। अपनी शनाख्त बाद में जताते रहना, अभी अपनी जान बचानी है तो मेरे पीछे आओ और शोर मत करना। वो एक तरबियत याफ्ता कमांडो की तरह सेल से बाहर निकली, हर कदम एहतियात से रख रही थी। शहरयार ने एक आखिरी नज़र इन 2 लाशों पर डाली, फिर मानूर की तरफ, और एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इसके पीछे चल पड़ा। ये लड़की इसके गरूर से भी 2 कदम आगे थी, शहरयार ने सोचा, और एक ज़ख्मी शेर की मुस्कुराहट के साथ इसके पीछे चल पड़ा। इसका जिस्म तशद्दुद से चूर था, लेकिन इसका दिमाग और इसकी अना पूरी तरह बेदार हो चुके थे। वो इस तारीक राहदारी में एक साए की तरह आगे बढ़ रही थी, हर कदम एहतियात से, किसी तरबियत याफ्ता शिकारी की तरह। शहरयार जो इसके बिल्कुल पीछे था, ज़ख्मी होने के बावजूद इसकी चाल में वही शाही अंदाज बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। ऐसे सरगोशी में इस खामोशी को तोड़ा। तो मेजर साहबा, आपका प्लान क्या है? बस इन 2 को गिराकर हम बाहर निकल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सिकंदर भाई बाहर हमारे लिए फूलों के हार लेकर खड़े होंगे? इसके लहजे में तारीफ़ के साथ साथ शरारत भी थी। मानूर रुकी नहीं, इसने चलते चलते ही सर्द लहजे में जवाब दिया, मेरा प्लान आपको ज़िंदा बाहर निकालना है, आपकी गैर ज़रूरी बातों का जवाब देना नहीं। और मेरा नाम मेजर महनूर है, मेजर साहिबा नहीं। शहरयार हंसा। इसकी हंसी इस खामोश राहदारी में गूंजकर अजीब लगी। ओह, तो एटीट्यूड पूरा है। वैसे बताता चलूँ, मैं भी शहरयार खान हूँ, मुझे हुक्म सुनने की आदत नहीं, हुक्म देने की है। मानूर एकदम रुकी और पलटी, इसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। तो फिर सुन लो शहरयार खान, जब तक तुम इस कैद खाने में हो और जब तक मैं तुम्हें बचा रही हूँ, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ हुक्म सिर्फ मेरा चलेगा, तुम्हारी अना का नहीं, समझे तुम? शहरयार एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में झांकता रह गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि इससे इस तरह आंख मिलाकर बात करे। इसके होठों पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वाह क्या बात है, गुस्से में तुम और भी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मानूर ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। शिश आवाज़, आगे गार्ड्स हैं। शहरयार ने इसका हाथ झटक दिया। मेरे करीब आने की कोशिश मत करो मेजर। मानूर ने उसे घूर कर देखा। मुझे कोई शौक़ नहीं है, जब चुप करके मेरे पीछे आओ। वो एक कोने में छुप गए। सामने 2 मुस्लिह गार्ड्स राहदारी में गश्त कर रहे थे। वो आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। यार जावेद, इतनी देर क्यों लगा दी? नई चिड़िया को खाना देने गया था या खुद ही खाना बन गया? दूसरा हंसा, शायद मज़े ले रहा होगा, चल हम चाय पीते हैं। जैसे ही वो इनके करीब से गुजरने लगे, मानूर ने शहरयार को इशारा किया। शहरयार ने सर हिलाया। इससे पहले कि गार्ड्स कुछ समझ पाते, वो दोनों साए की तरह इन पर झपटे। मानूर ने एक गार्ड की गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में ली और उसे बेआवाज़ ज़मीन पर गिरा दिया, जबकि शहरयार अपनी तमाम तर तकलीफ़ के बावजूद उसने दूसरे गार्ड्स के मुंह पर घुटना मारा, उसे दीवार से लगाया और इसकी गर्दन मरोड़ दी। शहरयार ने तकलीफ़ से कराते हुए कहा, देखा, मैं सिर्फ बातें नहीं बनाता। मानूर ने इसकी तरफ देखे बगैर गार्ड की बंदूक उठाई, एक्स्ट्रा मैगजीन्स अपनी जेब में डाला और कहा, बातें कम और काम ज़्यादा करो, अभी हम बाहर नहीं निकले। वो आगे बढ़े। अब वो इस राहदारी से निकलकर एक बड़े हॉल में आ गए थे, जो शायद गोदाम का मरकज़ी हिस्सा था। ये जगह ज़्यादा रोशन थी और यहाँ ख़तरा भी ज़्यादा था। हर तरफ सिकंदर के आदमी थे। अचानक एक तरफ से अलार्म बजने की आवाज़ आई। शायद जवाद और उसके साथी थी। लाशें मिल गई थी। एकदम भगदड़ मच गई। हर तरफ से गार्ड्स इनकी तरफ भागे। मानूर ने शहरयार को खींचा इधर से। वो गोलियों की बौछार में सतूनों के पीछे छुपते हुए भाग रहे थे। शहरयार भी अब एक गार्ड से छीनी हुई पिस्तौल से फायर कर रहा था। वो एक बेहतरीन निशानेबाज था। वो दोनों एक दूसरे को कवर फायर दे रहे थे। एक दौरान एक गार्ड ने ऊपर से मानूर पर निशाना बांध दिया। शहरयार की नज़र इस पर पड़ गई। इससे पहले कि वो गोली चलाता, शहरयार चीखा, मानूर! इसने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। मानूर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधा शहरयार के सीने से आ लगी। गोली इनके सर के ऊपर से गुजरती हुई दीवार में लगी। एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा गया। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। शहरयार का
बाजू मजबूती से इसकी कमर के गिर्द था। वो दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। शहरयार की आंखों में शरारत थी, जबकि मानूर की आंखों में एक लम्हे के लिए गुस्से के साथ एक अनजानी सी घबराहट भी उभरी थी। शहरयार ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सरगोशी की। ऑन ड्यूटी मेजर। मानूर को जैसे होश आया, उसने गुस्से से उसे धक्का दिया। बकवास बंद करो और चलो। वो दोबारा भागने लगे, लेकिन इस एक लम्हे ने इन दोनों के दरमियान कुछ बदल दिया था। इसकी सांसें तेज़ चल रही थी, लेकिन इसकी वजह गोलियों की बौछार नहीं, बल्कि शहरयार का वो लम्स था जिसने एक लम्हे के लिए इसके पेशेवराना खौल को पिघला दिया था। शहरयार ने एक शरारती कहके लगाया। इसका चेहरा भी मानूर के चेहरे के बहुत करीब था। ओह गुस्सा, लगता है मेरी कुर्बत तुम्हारी ट्रेनिंग से ज़्यादा मजबूत है मेजर। मानूर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने अपनी बंदूक उठाई और उस पर चीखी, तुम्हारी इसी बकवास की वजह से हम दोनों मारे जाएंगे। अब हरकत करो। वो एक बार फिर गोलियों की बौछार में भागने लगे। सुतूनों के पीछे छुपते एक दूसरे को कवर फायर देते हुए सिकंदर के आदमी हर तरफ से चीख रहे थे, जिंदा पकड़ो दोनों को। भाई ने कहा है इनकी खाल उधेड़नी है। शहरयार ने एक गार्ड को गिराते हुए मानूर से कहा, वैसे मानना पड़ेगा तुम लड़ती बहुत अच्छा हो। मैं तो सोच रहा था कि बचाने के बाद तुम्हें अपनी पर्सनल असिस्टेंट रख लूँगा, लेकिन तुम तो मेरी सिक्योरिटी चीफ बनने के लायक हो। मानूर ने एक साथ दो आदमियों को निशाना बनाया और मैगज़ीन बदलते हुए गुस्से से कहा, अपनी फजूल ऑफर्स अपने पास रखो मिस्टर खान, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करती। शहरयार ने इसके करीब आते हुए कहा, मिस्टर खान, अभी तो तुम मेरी जान बचा रही थी, अब फिर से वही फॉर्मेलिटी। तुम मुझे शहरयार कह सकती हो, मैं माइंड नहीं करूँगा। मानूर ने उसे घूर कर देखा, मेरा काम तुम्हें यहाँ से निकालना है, तुमसे दोस्ती करना नहीं। अब इस तरफ से जल्दी। वो रास्ता बाहर की तरफ जाता है। वो दोनों एक तंग राहदारी की तरफ भागे। ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, शायद ये इमरजेंसी एग्ज़िट था। पीछे से गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। वो भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। शहरयार ज़ख्मी होने की वजह से थोड़ा सुस्त हो रहा था, इसके माथे पर पसीना आ गया था। मानूर ने ये देखा, वो रुकी, इसे शहरयार का बाजू पकड़कर अपने कंधे पर रखा। शहरयार ने हैरत से उसे देखा। इसके लहजे में शरारत की जगह एक अनजानी सी नरमी थी। तुम ये क्यों कर रही हो? मानूर ने इसका बोझ संभालते हुए कहा, मेरा मिशन तुम्हें ज़िंदा बाहर निकालना है, लाश की तरह नहीं। अब चुप करके चलो। शहरयार इसकी सख्त दिली में छुपी फ़िक्र पर मुस्कुरा दिया। वो खामोशी से इसका सहारा लेकर चलने लगा। इसके लिए यह एहसास नया था। आज तक इसने हमेशा दूसरों को सहारा दिया था, आज पहली बार कोई इसका सहारा बना था, और वो भी एक ऐसी लड़की जो इसके गरूर से भी ज़्यादा सख्त थी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर आखिरकार एक लोहे के दरवाजे तक पहुंच गए। मानूर ने एहतियात से दरवाज़ा खोला। बाहर रात का अंधेरा था और खुली हवा इनके चेहरों से टकराई कि एक कैद खाने का पिछला हिस्सा था जो एक वीरान जंगल की तरह खुलता था। वो आज़ादी के बहुत करीब थे। शहरयार ने एक गहरी सांस ली। आज़ाद। आखिरकार इसने मानूर की तरफ देखा। शुक्रिया मेजर। मानूर ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, शुक्रिया बाद में, अभी हमें यहाँ से दूर जाना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुली जगह पर कदम रखा, शहरयार को अपने सीने पर एक लाल नुक्ता महसूस हुआ। एक स्नाइपर। इसके पास सोचने का वक्त नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो खुद कोई हरकत करता, मानूर, जिसकी फ़ौजी तरबियत ने उसे ख़तरे को सेकंड के 1000वें हिस्से में भांपना सिखा दिया था, इस लाल नुक्ते को देख चुकी थी। इसे शहरयार के नाम की चीख मारी। शहरयार। इसे पूरी कुव्वत से शहरयार को एक तरफ धक्का दिया। शहरयार दूर जा गिरा। उसी लम्हे गोली चलने की आवाज़ आई और एक तेज़ जलती हुई गोली सीधी मानूर के कंधे पर आ लगी। मानूर के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। एक लम्हे के लिए दुनिया रुक गई। शहरयार जो ज़मीन पर गिर पड़ा था, इसे जैसे ही पलट कर देखा, इसने मानूर को गिरते हुए देखा। इसके कंधे से खून का फुहारा बह रहा था। शहरयार की आंखें वहशत से फैल गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वो गोली मानूर को नहीं, इसके दिल पर लगी है। इसकी सांस रुक गई। वो लड़की जिसने उसे ये बचाया, वो लड़की जिसने इसकी आना को चैलेंज किया, वो लड़की जो इसका सहारा बनी, वो इसकी वजह से इसको बचाते हुए ज़मीन पर गिरी थी। इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। वो अपने तमाम ज़ख्म, तमाम दर्द भूल गया और एक ज़ख्मी शेर की तरह दहाड़ता हुआ चीखा, मानूर। शहरयार की ज़ख्मी शेर जैसी दहाड़ इस वीरान जंगल में गूंज उठी। एक लम्हे के लिए दुनिया, वक्त और इसके आसपास चलने वाली गोलियां, सब कुछ थम गया। इसका अपना दर्द, अपने ज़ख्म, सब कुछ एक लम्हे के लिए गायब हो गया।
इसकी आंखों के सामने सिर्फ मानूर का चेहरा था, जो इसकी वजह से उसे बचाने की खातिर गोली की खाकर ज़मीन पर गिरी थी। इसके अंदर एक ऐसी वहशत जागी थी जो सिकंदर के कैद खाने की जंजीरें भी नहीं जगा सकती थी। इसने पलक झपकते में पलटकर अंधेरे में इस समत अंधाधुंध फायरिंग की, जहाँ से गोलियां आई थी। एक हाथ से पिस्तौल चलाते हुए वो दूसरे हाथ से मानूर की तरफ भागा। वो इसके पास पहुंचा और घुटनों के बल गिर गया। इसने उसे अपने बाजुओं में भर लिया। मानूर, आंखें खोलो। मानूर, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, आंखें खोलो। इसके लहजे में अब वो मगरूर टाइकॉन नहीं बल्कि एक हारा हुआ खौफजदा शख्स चीख रहा था। इसने उसे अपने सीने से बेट लिया। इसका कंधा तेज़ी से खून में तर हो रहा था। मानूर ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। इसके होंठों पर एक तकलीफदेह मुस्कुराहट थी। इसने कांपते हुए कहा, मिशन मुकम्मल हो गया शहरयार खान, आप आज़ाद हैं। शहरयार ने गुस्से से चीखा। इसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरी इजाज़त के बगैर नहीं मर सकती, समझी तुम? मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ। इसी लम्हे हर तरफ से भारी गाड़ियों की आवाज़ें आने लगीं। हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी ने जंगल को भर दिया। इससे पहले कि शहरयार दिफाई पोजीशन लेता, इसने गाड़ियों पर फौज के निशान देख लिए। कर्नल शमशाद अपनी पूरी कमांडो टीम के साथ तूफान की तरह वहां पहुंच चुके थे। शहरयार ने मानूर को अपने सीने से मजीद बेच लिया। वो आ गए हैं, हम बच गए, बस आंखें खुली रखना, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। वो उसे अपनी बाहों में उठाए फौजियों की तरफ दौड़ा। इसकी अपनी टांगें जवाब दे रही थी, लेकिन इसके जुनून ने उसे गिरने नहीं दिया। मिलिट्री अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी सुर्ख बत्ती शहरयार की आंखों में किसी नेज़े की तरह चुभ रही थी। वो पिछले 3 घंटे से किसी पिंजरे में कैद की तरह, शेर की तरह इस ठंडी राहदारी में चक्कर लगा रहा था। इसके अपने ज़ख्मों पर ज़बरदस्ती मरहम पट्टी कर दी गई थी, लेकिन इसका दिमाग, इसका दिल, इसकी रूह, सब कुछ इस दरवाजे के पीछे अटके हुए थे। वो शहरयार खान जो वक्त को अपनी मुट्ठी में रखता था, आज वक्त की एक एक सेकंड का मोहताज था। बहराम खान इसके पास पहुँचे। इसकी आंखों में बेटे के लिए फ़ख्र और तशवीश थी। शहरयार बेटा, तुम ठीक हो? मैं इस सिकंदर को नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, मैं उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा। शहरयार ने अपने बाप की तरफ देखे बगैर इसी सुर्ख बत्ती को घूरते हुए मुर्दा लहजे में कहा, वो अंदर है डैड, मेरी वजह से। इसी वक्त कर्नल शमशाद वहाँ आए। इनका चेहरा किसी भी तासुर से आरी था, जैसे वो पत्थर के बने हों, लेकिन इनकी आंखों में एक तूफान छुपा था। मिस्टर खान, मेरा मिशन आपको बाआज़त निकालना था, मेरी बेटी को कुर्बान करना नहीं। आपका यहाँ कोई काम नहीं, आप जा सकते हैं। शहरयार पहली बार कर्नल शमशाद की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ। इसके लहजे में अब वो पुराना गरूर नहीं बल्कि एक जुनून था, एक ऐसी ज़िद जिससे कर्नल शमशाद वाकिफ़ नहीं थे। कर्नल, जब तक वो आंखें नहीं खोल देती मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हिलूँगा। आपको मुझे रोकने के लिए गोली मारनी पड़ेगी। कर्नल शमशाद इस 30-32 साल मगरूर बिजनेसमैन की आंखों में अपनी बेटी के लिए वो जुनून देखकर दंग रह गए जो उन्होंने आज तक किसी में नहीं देखा था। वो खामोशी से दूसरी तरफ जाकर बैठ गए। कई मतनाई घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर की बत्ती बुझी। डॉक्टर ने बाहर आकर इतला दी कि गोली निकाल दी गई है और वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी होश में आने में वक्त लगेगा। उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। शहरयार सबको धकेलता हुआ इस कमरे में दाखिल हो गया। मानूर बिस्तर पर बेहोश थी। इसका चेहरा चांद की तरह जर्द था, लेकिन अब भी पुरसुकून था। शहरयार इसके पास बिस्तर के किनारे बैठ गया और घंटों बगैर पलके झपकाए बस उसे देखता रहा। रात के आखिरी पहर, जब कमरे में सिर्फ मॉनिटर की धीमी बीप की आवाज़ थी, मानूर ने धीरे से आंखें खोली। इसने पहले छत को देखा, फिर जब इसकी नज़र बराबर में बैठे शहरयार पर पड़ी तो वो चौंक गई। इसका चेहरा, ज़ख्मी बाल, बिखरे हुए महंगा सूट खून से भरा हुआ, वो किसी बादशाह से ज़्यादा एक हारा हुआ जुआरी लग रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। मिशन मुकम्मल हो चुका है, आपको अपने घर होना चाहिए। शहरयार ने आगे बढ़कर इसका वो हाथ थाम लिया जिसमें ड्रिप नहीं लगी थी। हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ रहा था। मानूर ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन शहरयार की गिरफ्त मजबूत थी। इसने अपनी गहरी पुरजोश आवाज़ में सरगोशी की, क्या तुमने ऐसा क्यों आई तुम इस गोली के सामने? तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरी जान बचाने की? मानूर ने नज़रें चुरा ली। वो इसकी जलती हुई आंखों में नहीं देख पा रही थी। ये मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपको बचाने की कसम खाई थी। शहरयार के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। वो इसके चेहरे पर झुकाया। इनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। इनके दरमियान चंद इंच का फासला भी नहीं था। ड्यूटी? तुम उसे ड्यूटी कहती हो? जब वो गोली तुम्हें लगी ना मेजर,
तो दर्द यहाँ हुआ था। इसने इसका हाथ पकड़ा और अपनी ज़ख्मी शर्ट के ऊपर अपने दिल पर रख दिया। मानूर की आंखें हैरत से फैल गईं। इसके दिल की धड़कनें शहरयार के हाथ तले बेतरतीब हो रही थी। वो इसके दिल की धड़कनों को अपनी हथेली में महसूस कर सकती थी, जो किसी के तूफान की तरह धड़क रहा था। मिस्टर खान, आप अपनी हद पार कर रहे हैं, इसने काँपती आवाज़ में कहा। यह ठीक नहीं है। शहरयार के होठों पर एक ख़तरनाक काबिज़ मुस्कुराहट थी। हद तो तुमने इसी दिन पार कर ली थी जब तुमने मेरे गुरूर को चैलेंज किया था, और आज तुमने मुझे अपनी जान देकर तुमने मुझे ख़रीद लिया है। मानूर शमशाद, और जो चीज़ शहरयार खान की हो जाए वो इससे दूर नहीं जा सकती। मानूर ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे आपकी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप जाएं यहाँ से, यह अस्पताल है। शहरयार ने इसका हाथ नहीं छोड़ा। इसने उसे मजबूती से थाम लिया। शिश, इतनी तवानाई ज़ाया मत करो, तुमने मुझे बचाया है, अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा हमेशा। मानूर ने बेबसी से कहा, मुझे आपकी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, मैं एक फ़ौजी हूँ। शहरयार ने इसके गाल पर आई लट को कान के पीछे किया। इसका लम्स आग की तरह दहक रहा था। गलत, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इतनी ही जितनी मुझे इस कैद खाने में तुम्हारी थी। वो उठा, इसके माथे पर अपने लब रखे। एक ऐसा लम्स जो सिर्फ एक बोसा नहीं बल्कि एक मेहर थी, एक मलकियत का ऐलान था। और फिर बोला, आराम करो मेजर, क्योंकि कल से तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया और बहुत ज़्यादा मुश्किल मिशन शुरू होने वाला है, मुझे बर्दाश्त करने का मिशन। वो कमरे से निकला तो इसका जहन साफ था। इसने फ़ैसला कर लिया था। इसने राहदारी में अपने बाप को देखा जो इसका ही इंतज़ार कर रहे थे। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। बहराम खान ने उसे देखा। हाँ बोलो बेटा। सिकंदर का नेटवर्क कर्नल ने ख़त्म कर दिया है, वो पकड़ा गया है। शहरयार ने अपने बाप की आंखों में देखा। मुझे वो सब नहीं सुनना डैड, मुझे वो लड़की चाहिए। बहराम खान चौंके। कौन सी लड़की, क्या कह रहे हो? शहरयार ने मुड़कर कमरे के बंद दरवाजे को देखा। मेजर मानूर शमशाद, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बहराम खान का मुंह हैरत से खुल गया। क्या शहरयार, तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो वो कौन है? वो एक आर्मी ऑफिसर है, वो कर्नल शमशाद की बेटी है, ये नामुमकिन है। शहरयार ने वही अपनी पुरानी मकरूर मुस्कुराहट के साथ कहा। इस दुनिया में कोई चीज़ शहरयार खान के लिए नामुमकिन नहीं है डैड, आप कर्नल शमशाद से बात करेंगे। बहराम खान ने एक गहरी सांस ली। वो भी बस लग रहे थे, मैं नहीं कर सकता शहरयार, ये वाकई नामुमकिन है बेटा, क्योंकि इसकी मंगनी हो चुकी है। बहराम खान के ये अल्फाज अस्पताल की इस खामोश राहदारी में एक बम की तरह गिरे थे। शहरयार, जो अपनी जीत के नशे में था, एक लम्हे के लिए साकित हो गया। इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। इसकी आंखों में एक सर्द खतरनाक खामोशी उतर आई। मंगनी, इसने इतनी धीमी आवाज़ में पूछा कि बहराम खान को भी मुश्किल से सुनाई दिया। हाँ बेटा, इसके कज़न बैरिस्टर अरसलान से बचपन का रिश्ता है। कर्नल शमशाद अस्तूलों के बहुत पक्के हैं, वो ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। तुम इस लड़की को भूल जाओ, ये नामुमकिन है। शहरयार ने एक कदम पीछे हटाया और फिर हंस पड़ा। एक ऐसी हंसी जिसमें मज़ा नहीं बल्कि वहशत थी। इसके बाप की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। नामुमकिन, वो मेरी जान बचा सकती है, मेरे लिए गोली खा सकती है और शादी किसी और से करेगी, एक ऐसी की तैसी, इसकी मंगनी की भी और इसके इस मंगेतर की भी। वो सिर्फ मेरी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, इसका बाप भी नहीं। वो ये कहकर मुड़ा और तूफान की तरह राहदारी से निकल गया। बहराम खान उसे आवाज़ें देते ही रह गया। मानूर अपने कमरे में बिस्तर पर नींद दराज थी। शहरयार के इस जुनूनी रवैये और इसके माथे पर किए गए इस बोझे के बारे में सोच रही थी कि इसकी दिल की धड़कनें अभी तक बेतरतीब थी। तभी कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और शहरयार किसी ज़ख्मी शेर की तरह अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। मानूर घबराकर सीधी हो गई। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना। शहरयार ने इसकी बात काट दी। इसकी आवाज़ में गहरी घन गरज थी। मगनी कर रही हो तुम? मानूर का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उसे ये कैसे पता चला? इसने खुद को संभालते हुए कहा, ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है मिस्टर खान, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शहरयार खान के लगाकर हंसा। ज़ाती? जब तुमने मेरे लिए गोली खाई थी तब ये ज़ाती नहीं था? जब मैं तुम्हारे लिए इस कैद खाने में तड़प रहा था कि कहीं ये दरिंदे तुम्हें कुछ कह ना दें, तब ये ज़ाती नहीं था? और अब जब मैंने तुम्हें अपना मान लिया है तो तुम मुझे बता रही हो कि तुम किसी और की हो? ऐसे कैसे तुम मंगनी कर सकती हो? वो इसके बिस्तर के पास आया और इसके ज़ख्मी कंधे की परवाह किए बगैर उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया।
मानूर दर्द से करा उठी, लेकिन इसकी आंखों में गुस्से की चमक आ गई। हाथ छोड़ो मेरा। शहरयार खान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं कोई छुई मुई सी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे इस पागलपन से डर जाऊँगी। मैं तुम्हें मज़ा भी चखा सकती हूँ। भूल गए मैं कौन हूँ? इससे अपने दूसरे ठीक हाथ से शहरयार को धक्का देना चाहा, लेकिन शहरयार ने इसका वो हाथ भी पकड़ लिया। अच्छा, इतनी ताकत है तुम में? इसने एक झटके से इसका हाथ इसकी पीठ के पीछे मोड़ा और उसे बिस्तर से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मानूर मुकम्मल तौर पर इसकी गिरफ्त में थी। इसका ज़ख्मी जिस्म शहरयार के मजबूत वजूद से टकरा रहा था। इसका चेहरा शहरयार के चेहरे से चंद इंच के फासले पर था। शहरयार ने अपनी जलती हुई आंखों से इसकी आंखों में झांकते हुए सरगोशी की। इतनी तो तुम में हिम्मत नहीं कि तुम मेरा हाथ छुड़ा सको और मज़ा चखाने की बात करती हो। आंखों में देखो मेरी और बोलो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। बोलो, एक बार कह दो, मैं अभी चला जाऊंगा। मानूर की सांसें इसकी कुर्बत से बेतरतीब हो रही थी। इसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा शहरयार इसकी आवाज़ सुन लेगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। छोड़ो मुझे, ये पागलपन है। मेरे बाबा ये कभी नहीं मानेंगे। शहरयार के होठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। इसने मानूर की गिरफ्त ढीली कर दी। मैं जानता था तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, बस अपने बाप के असूलों पर बंदी हो। कोई बात नहीं, वो असूल मैं तोड़ दूंगा। और रहा तुम्हारा वो मंगेतर, इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है। वो उसे छोड़कर कमरे से निकल गया। अगले दिन कर्नल शमशाद अपने दफ्तर में बैठे थे जब शहरयार खान बग़ैर इजाज़त अंदर दाखिल हुआ। कर्नल ने गुस्से से कहा कि क्या बदतमीज़ी है मिस्टर खान। शहरयार ने सुकून से इनकी मेज़ पर एक फ़ाइल फेंकी। आपका होने वाला दामाद, ये बैरिस्टर अरसलान मेरे पास है कर्नल, बल्कि यूँ कहें कि वो इस वक्त लंदन जाने वाली फ़्लाइट में है, हमेशा के लिए। इस फ़ाइल में इसके वो कारनामे हैं जो अगर खुल जाए तो वो सारी ज़िंदगी जेल में सड़ सकता है। मैंने उसे एक आसान रास्ता दिया है। कर्नल शमशाद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुमने उसे अगवा किया, तुमने कानून तोड़ा है। शहरयार हंसा। कानून? जब मेरी जान ख़तरे में थी तब आपकी बेटी ने भी तो कानून तोड़ा था। ये तो मोहब्बत है कर्नल, इसमें सब जायज़ है। इसी वक्त मानूर जो छुट्टी पर घर आई थी वो भी वहाँ आ गई। इससे सारी बात सुन ली। शहरयार, तुमने ये क्या किया? शहरयार इसकी तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत और जुनून था, वही जो ज़रूरी था। अब फैसला तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारा है। कर्नल शमशाद ने अपनी बेटी की आंखों में देखा, जहाँ अब कोई फ़र्ज़ नहीं, सिर्फ शहरयार की मोहब्बत थी। वो समझ गए कि वो हार चुके हैं। वो खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चले गए। अब इस कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। शहरयार फातिहाना अंदाज में मुस्कुराता हुआ मानूर के पास आया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो। मानूर ने थक कर अपना सर इसके सीने पर रख दिया, लेकिन फिर भी शरारती लहजे में बोली, तुमने उसे अगवा कर लिया? कोई इतना बड़ा तीर तो नहीं मारा तुमने? शहरयार ने इसके चेहरे को ऊपर उठाया। इसकी आंखों में गहरी शदीद मोहब्बत थी। इसके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिससे मानूर का दिल पिघल गया। इसे मानूर के कान में सरगोशी की। तीर तो अब मैं मारूंगा, तुम्हें अपना बना लूँगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत दूंगा। तुम भूल जाओगी कि तुम कभी मेजर थी। तुम सिर्फ मेरी होगी, मेरी मलकियत, सिर्फ शहरयार खान की। इससे पहले कि मानूर कोई जवाब देती, शहरयार ने इसके लबों पर अपने लब रख दिए। एक ऐसा गहरा पुरजोश पोसा जिसने तमाम फासले, तमाम असूल और तमाम दीवारें गिरा दी। मानूर की मुज़ाहमत दम तोड़ गई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। बंद करते हुए इस मोहब्बत को कबूल कर लिया।